हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि यूनियन बजट, यूपी का बजट देखेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कुछ ना कुछ वे में, किसी ना किसी वे में इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो इसमें स्टैटिक पोर्शन है ये आप नोट्स में ऑल द मेंशन्ड है, आप एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड बेसिक चीज़ें इसमें आपको पता होंगी कि आर्टिकल क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है, ये सब जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं आप देख लीजिएगा। बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो ऐसी चीज़ें होंगी ना, जो फैक्ट्स वगैरह की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, ये इनको याद करने के तरीके पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखिए, निर्मला सीतारमन ने अपना 8th बजट पेश किया है। इनका 8th बजट है, याद रखिएगा। लगातार उन्होंने 8वां स्ट्रेट बजट है इस साल का। ठीक है, उन्होंने सब पास किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को, जिन्होंने अ, उनसे कम अराउंड 7 टाइम्स ये बजट पास किया था लगातार। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका इस पर्टिकुलर बजट में एक लाइन लिखी हुई है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। और ये किसके वर्ड्स हैं? ये गुराजा दा पराओ। ठीक है, तो वैसे तो पूछेंगे नहीं बट ऐसी डिटेल, बट जस्ट इन केस अगर पूछ लिया कि किसने लिखा है तो याद रखिएगा गुराजा दा पराओ है। कैसे याद रखे कि सर वैसे ही हमारे पास बजट में याद करने की बहुत सी चीज़ें हैं, आपने बेवजह इतना ज़्यादा कर दिया हमारे लिए। ठीक है, तो उन्होंने हमारा सिलेबस ज़्यादा कर दिया याद करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, बजट का फोकस किस पे है? सबका विकास इतने साल से थीम चली जा रही है, तो सेम उसका सेम फोकस है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियली बजट में दी हुई हैं, कि जैसे मैंने बताया ना, विकसित भारत इसकी थीम है या इसका फोकस है। और किन किन वे में विकसित भारत किया जाएगा? तो सबसे पहले पॉवर्टी पे फोकस करें, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, स्किल्ड लेबर पे, विमेन पे और फार्मर्स पे। तो हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 to 5, वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। कैसे? फर्स्ट क्या है आपका? पॉवर्टी है। सेकंड है आपका क्या? हंगर। हंगर कौन मिटाता है? आपके फार्मर्स वगैरह। तो इंडिया को बनाना है हमें फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड है आपका क्या? हेल्थ। हेल्थ केयर पे भी फोकस करना है। फोर्थ है आपका एजुकेशन, शायद। हाँ, एंड फिफ्थ है आपका कि कुछ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो विमेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो विकसित भारत के जो डेवलप इंडिया का हमने सपना लिया है, कब तक का है हमारा? 2047 का। ठीक है, उसको याद करने के लिए याद रखिएगा एसडीजी 1 to 5। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डेवलपमेंट मेजर्स। ठीक है, इसमें हमारा फोकस किन पे रहा है? इन चार चीज़ों पे, यानी कि ज्ञान पे। ज्ञान क्या है? गरीब के ऊपर है, यूथ के ऊपर है, अन्नदाता है, या फिर नारी के ऊपर है। तो यही बेसिक चार चीज़ें हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता है, नारी। ओके, उसके अलावा ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, 10 ब्रॉड पॉइंट्स हैं। इन्हीं काफ़ी से जनरल्स हैं, एग्रीकल्चर, रूरल, ये सब हमको पता है कि इनके लिए ही डेवलपमेंट मेजर्स करेंगे। नेक्स्ट है कुछ 6 डोमेन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बजट पास है 2025-26 वाला, उसमें किन रिफॉर्म्स के लिए मेंशन किया गया, किन रिफॉर्म्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है वो रिफॉर्म्स? कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सेक्टर के रिफॉर्म्स हो। तो उसको याद करने के लिए फिर पंप को याद रखिए, FIR पंप। यानी कि जैसे ही उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर हम पंप अप हो गए कि यस, अब हमारा देश विकसित हो जाएगा। पंप अप मतलब एक्साइटेड काइंड ऑफ हो गए। ठीक है, तो फिर पंप। एफ से आपका फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, आर से रेगुलेटरी, पी से पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यू से अर्बन सेक्टर, एम से क्या है? माइनिंग, एंड पी से है पावर सेक्टर। ठीक है, तो यूजुअली इसमें जो अनकॉमन सा लगेगा आपको वो होगा माइनिंग। ठीक है, तो बस ये ट्रिक याद रखिएगा, ये निमोनिक। ठीक है, फिर पंप अप हो गया ये रिफॉर्म्स सुनते ही। अब है असली, ये सब तो आपका थोड़ा बस ऐसे ज्ञानवर्धक बातें थी। अब है आपका असली बजट का पूरी रूपरेखा देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें कभी पूछ ली, सपोज कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है इस बजट में एस्टिमेटेड, और कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है, तो ये याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए बेसिक सा कुछ लॉजिक देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आपका बजट क्या होता है?
बजट क्या है कि मतलब आपको कुछ परचेज करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए आप एक बजट बनाते हैं ना, कि सपोज आपको एक घर खरीदना है, ठीक है, तो आपने उसके लिए बजट बनाया कि आने वाले टाइम में मुझे घर खरीदना है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पहले तो कमाई कितनी होती है, और मेरी जो कमाई होती है उसके साथ साथ मेरे खर्चे क्या होता है। ठीक है, कमाई और खर्चा दो चीज़ें आप देखते हैं हमेशा बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप देखते हैं, इन्हीं कमाई और खर्चा को कहते हैं रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब जो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, और एक्सपेंडिचर जो चीज़ आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मतलब खर्च कर रहे हो। ठीक है, ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है कमाई और खर्चा। अब जो आपकी कमाई है वो भी आप थोड़ा अगर डीपर लेवल पे एग्जामिनेशन करेंगे उसका, कि यार मैं डेली बेसिस पे कितना कमा रहा हूँ और मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे कितना। डेली मतलब अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म यानी मैं कुछ लॉन्ग टर्म ऐसे मेजर्स ले रहा हूँ जिससे मेरे एसेट वगैरह क्रिएट हो रहा हूँ। सिमिलरली आपने खर्चे में भी देखा कि मैं डेली डेली क्या खर्चा कर रहा हूँ और मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या खर्चा कर रहा हूँ। ये डेली का खर्चा और लॉन्ग टर्म का खर्चा ही क्या है आपका, ये डेली का खर्चा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और लॉन्ग टर्म का हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए आपकी टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर अराउंड 50 लाख करोड़। ठीक है, तो यानी कि अराउंड सम वॉट अराउंड 50 लाख करोड़ है। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपका, सॉरी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा, ये भी 50, ये भी 50। अब आपने क्या देखा कि डेली बेसिस पे मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, मतलब डेली बेसिस पे मैं कमा कितना हूँ। आप कमा रहे हैं 34 रुपये। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप खर्च कितना कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप खर्च कर रहे हैं अराउंड 36 रुपीज। ये रहा देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ मेंशन है, ये रहा। सॉरी, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना डेली बेसिस वाला, तो E9। ठीक है, आपका कमा रहे हैं हम 34 डेली बेसिस पर, और खर्चा कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे 39, यानी कि 5 रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो देखिए डिफरेंस। और डेली लॉन्ग टर्म के लिए आप कमा कितना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप कमा रहे हैं 16, और खर्च कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए 11। अब वापस मैं इसको परचेस बताता हूँ। ठीक है, मेरी बेसिक डाटा पता लग गया आपको क्या है। तो क्या कि हमने बजट बनाया, क्यों, क्योंकि हमें खरीदना था घर। घर खरीदने के लिए हमने देखा कि हमारा कमाई और खर्चा, कमाई और खर्चा देखना पड़ेगा। कमाई मतलब कितना आपके पास पैसा रिसीव कर रहे हैं आप, यानी कि रिसीव। खर्चा मतलब कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि डेली बेसिस पे कितनी कमाई हो रही है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म का मतलब हमेशा याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट है, और डेली मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट है। सिमिलरली इसमें भी डेली और लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू और कैपिटल। जो डेटा याद रखना है कि आप डेली तो कमा रहे थे 34 रुपए, और डेली खर्च कर रहे थे 39, यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे। लॉन्ग टर्म के लिए आप कमा रहे थे 16 रुपए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ 11 रुपए। यानी कि इनमें भी देखो 5 का ही डिफरेंस है। 16 माइनस 5 = 11, 34 + 5, इसमें प्लस है, +5, उसमें -5। अब इससे क्या पता लगा हमें, तो ये आप याद रखिएगा 39, 16 और 11। जब ये याद हो गया आपको, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक समवॉट रफ आइडिया हो जाएगा कि कितना हमारा रेवेन्यू है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, क्या है। देखिए 34 आपका 34 लाख करोड़ अराउंड, 34 लाख करोड़ क्या है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। कैपिटल सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 39, 34 और 39 है। और कैपिटल रिसीप्ट्स कितना है आपका 16 है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है देखिए 11। बट वो 11 को नहीं लेगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे किसका, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या उसका पूछेंगे, यहाँ पर रियल बजट जब देखेंगे जिसका वो इन्फोग्राफिक उन्होंने काफ़ी फेमस हुआ है, तो उसमें भी देखेंगे उन्होंने कंपेयर किसका किया है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर
वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों इफेक्टिव को? क्योंकि इफेक्टिव मतलब कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट किया होगा ना सरकार ने, जिस पे कुछ स्टेट्स को दिया उन्होंने, कुछ कैपिटल वाली डेवलपमेंट वाली चीज़ें बनाई हो, तो उसको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा ताकि लगे कि हमने ज़्यादा खर्च किया, 15 हज़ार। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नो थोड़ा टफ है। बजट, रेवेन्यू, सॉरी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा, डेली लॉन्ग टर्म, डेली लॉन्ग टर्म, यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या 34 था? जस्ट सेक, 34 था। यहाँ तो आपका कितना? 39। ठीक है, डेली लॉन्ग टर्म में आप 16 कर रहे थे और ये 11, और अगर उन्होंने इफेक्टिव पूछा तो 15। ठीक, इस डेटा को 5 से 12 आप लिखेंगे, समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक, ये सब तो आपकी मेन मोटी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है? इन चारों के बारे में, कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, हमारे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशंस तो आपको पता ही होगी क्या क्या होती हैं। बस अब डेटा याद करने की बारी है। ज़रा में ज़्यादा टाइम नहीं, अगर नहीं भी याद है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? परफेक्ट जो वर्ड होता है ना, PERFECT, तो उसका शुरुआत के 4 वर्ड लिए हमने। परफ, PERF, ई से आपका प्राइमरी, ई से इफेक्टिव, आर से रेवेन्यू, एफ से फिस्कल। प्राइमरी जो वर्ड आता है, इसमें वर्ड क्या आ रहा है? मैरी। और मैरी क्या है? 2 जने एक दूसरे से मैरी मैरी कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। तो ये बना दिया ना, तो हमने ऐसे ऐसे करके, एक इंसान का दिल ये है, एक इंसान का दिल ये है, तो ये क्या हुआ? 8 की फिगर बन गई। तो याद रखिए कि 0.8 है हमारा फाइनल। इसे आपका इफेक्टिव रेवेन्यू। दोनों लोग की शादी हुई, शादी होने के बाद क्या हुआ? लड़ाई होने लग गई घर में, कोई भी बवाल होने लग गया, तो उसकी वजह से उनकी शादी के ऊपर इफेक्ट आ गया। इफेक्ट आने पे क्या हुआ? इफेक्ट आने पे हुआ कि इनके जो 8 था ना, मतलब जो 2 दिल बन के ऐसे बनेगा 8, कई चीज़ों का इफेक्ट पड़ा, तो वो 8 पीछे से टूट गया, सब दोनों के दिल अलग हो गए, तो वापस एक दिल रह गए, यानी कि 0.3। ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेफिसिट हुआ। उसके बाद क्या है आपका? सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू, आप जैसे कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, और वो पूछते हैं ना कि यार वेन्यू क्या है? तो वेन्यू अगर आपके घर से 1 डेढ़ किलोमीटर में हो तो मज़ा आ जाता है। 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में हो, तो ईज़ी रहता है जाने में, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हैं कि थोड़ा 1 या 1.5 में आप पहुँच सकते हो उस वक़्त। ढाई याद आ गया, कुछ याद नहीं आया। आप ऐसे याद रखिए कि रेवेन्यू में वर्ड आ रहा है और ईवी, ये इसको आप लिंक कर सकते हैं रिवेंज से। और रिवेंज से क्या होता है? बहुत सम केसेस होते हैं ना, रिवेंज की वज़ह से डेथ हो गई, एक दूसरे को मार डाला, रिवेंज के चक्कर में, तो डेथ से याद रखिए डेड, डेड हो गया। उसके बाद लास्ट है आपका फिस्कल। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल में क्या वर्ड आ रहा है आपका? है तो आपका 4.4। फिस्कल में वर्ड आ रहा है, तो फिस्कल को कैसे याद रखेंगे आप? तो फिस्कल को कैसे याद रखेंगे आप? फिस्कल को ऐसे याद रखिएगा कि देखिए फिस्कल, कोई इंसान कहीं पे चढ़ रहा है, तो उसके पीछे से कोई उसको बार-बार फ़ोर्स कर रहा है कि चढ़, चढ़, जल्दी चढ़, जल्दी चढ़। चढ़, चढ़ की वज़ह से वो और डर की डर नर्वस हो गया और डर के फिसल गया। तो चढ़, चढ़, तो उसकी वज़ह से वो फिसल गया। ठीक है? तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर रिवाइज़ कराऊँ तो एक करने के लिए, नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर देखते हैं मिनिस्ट्री वाइज़। तो इसमें सिंपल सा है कि टॉप 4-5 याद कर लेते हैं, उन्हीं का पूछेगा और जो इम्पोर्टेंट है वो। देखिए, इंडिया की अब सबसे ज़्यादा किस पे स्पेंड करेगा इंडिया? देखो कि इस साल वॉर वगैरह भी हुआ हमारा पाकिस्तान से। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम डिफेंस पे इन्वेस्ट करें। सबसे ज़्यादा किसको मिला है? डिफेंस इंडस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
आपने देखा ना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब ये सपोज़ पाकिस्तान है, ये हमारा इंडिया है। तो हमने क्या देखा था कि शेलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद। और शेलिंग में क्या हुआ था, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ के पास के गाँव थे उनके ऊपर गोले बरसाने लग गए थे। तो हम वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ होगा, तो रूरल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर के पास तो गाँव ही होते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे कोई सिटी बना दी बहुत तगड़ी सी। बॉर्डर के पास यूजुअली गाँव ही होते हैं, ठीक है? तो रूरल डेवलपमेंट सेकंड है हमारा, ठीक है? अब गाँव में क्या हुआ था कि वो बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे, शेलिंग वगैरह हो रही थी, तो किसको नुकसान पहुँचा होगा सबसे पहले? लोगों को तो बोल दिया था आप इवैक्यूएट करके कहीं और जाइए, पर उनके घर तो वहीं थे ना, तो घर के ऊपर गोले बरसाए तो नेक्स्ट क्या है आपका होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या हुआ, अब लोग घर से चले गए वहाँ से, घर से जाने के बाद क्या हुआ, उनके खेत खलियान तो पीछे रह गए, वो वहीं पे रखे-रखे सूख गए, फसलें वगैरह सबका नुकसान हो गया। तो नेक्स्ट किसका किया आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। ये मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किसको पैसा मिला, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है? अब एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह जो थी, वो अम, मतलब फसल उनकी किसी काम की नहीं, फसल पैदावार सब नष्ट हो गई। अब पैदावार नहीं हुई, तो क्या हुआ कि उनके पास पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए तो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, उन पे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। किस पे? एजुकेशन और हेल्थ पे। पहले याद रखिएगा एजुकेशन है, फिर है हेल्थ, ठीक है? अब देखते हैं क्या-क्या हुआ है। तो हुआ ये कि सबसे पहले हम ऑपरेशन सिंदूर से याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर मतलब सबसे पहले डिफेंस को दिया। वहाँ पे जो गाँव वगैरह थे वो खाली करवाए गए, तो गाँव में काफ़ी डैमेजेज़ हुए, इस वजह से सेकंड रूरल मिनिस्ट्री को दिया। उसके बाद गाँव में क्या था, जो घर वगैरह थे वो शेलिंग में टूट गए, तो होम मिनिस्ट्री को, होम अफेयर्स को, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे लोग भी चले गए, वहाँ से पलायन हो गया उनका, माइग्रेशन हो गया, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर की फील्ड्स वगैरह खाली हुई और इनकम नहीं हुई। एग्रीकल्चर की इनकम नहीं हुई किसानों के पास, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ में नहीं इन्वेस्ट कर पाया, ठीक है? तो एजुकेशन का इतना, हेल्थ का उससे कम, ठीक है? तो ये प्रायोरिटी रही है हमारी बजट में। अब कुछ इसके अलावा मेजर अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं बजट में, उनको देख लेते हैं। देखिए, एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस स्टार्ट हुआ है। दाल के लिए हमको, क्योंकि जानते हैं कि ऑल्दो बीइंग डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट प्रोड्यूसर या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, हम स्टिल इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, ठीक है? तो लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी इंडिया ही है। तो इसके लिए हमने बोला है कि भैया अब तो आत्मनिर्भरता चाहिए हमें पल्सेस के लिए, तो हमने 6 ईयर का प्लान स्टार्ट किया है। कैसे याद रखना है? पल्सेस जो वर्ड है PULSES, तो 3, 4, 5, 6, 6 वर्ड लेटर्स हैं, तो यानी कि 6 ईयर्स का है। नेक्स्ट है हमारा मखाना बोर्ड, एक एस्टैब्लिश करने की बात चली है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इन द रीसेंट बजट द मखाना बोर्ड हैज़ इज़ सपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग, तो आंसर इज़ बिहार में एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है? कैसे याद रखना है? आपने कभी देखा होगा कि हम लोग सोचते हैं कि बिहार का खाना इज़ ऑल अबाउट लिट्टी चोखा, बट अगर आप वहाँ की किसी छोटी-सी शॉप पे भी खाएँगे, तो बिहार का खाना काफ़ी टेस्टी होता है, ठीक है? वो काफ़ी खाने को टेस्टी बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एनहांस्ड टू रुपीज़ 3 लाख फॉर लोन्स, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। एक स्कीम लॉन्च हुई है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। क्या है इसमें? टू प्रोवाइड डिजिटल फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? नो नीड टू इस पे अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, जल जीवन मिशन आपका एक्सटेंड किया है 2028 तक, ठीक है? तब तक हम हर जगह हर किसी को पहुँचा देंगे पानी। नेक्स्ट क्या है आपका, एक अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च किया है जिसमें 1 लाख करोड़ एलोकेशन किया है फॉर प्रपोजल लाइक सिटीज़ एज़ ग्रोथ हब्स। याद रख लेना, अर्बन चैलेंज 1 लाख करोड़, ठीक है? नेक्स्ट और भी छोटी-मोटी कुछ चीज़ें की हैं, एक बार अपने आप रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स के स्लैब्स। मतलब कि मतलब कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड रिफॉर्म किए हैं, जो कि हर बार यूजुअली बजट में हो ही जाता है कि कुछ रिबेट दी है कि कुछ पर्टिकुलर स्लैब को बजट से, मतलब सॉरी टैक्सेशन से रिमूव कर दिया, तो यही सब चीज़ें हैं। तो यानी कि देखिए, डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि नो पर्सनल इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ 12 लाख। अगर आपकी इनकम पर मंथ
1 लाख है, यानी कि एवरेज इनकम 1 लाख मान लीजिए और ओवरऑल ईयरली इनकम 12 लाख है, तो आपको क्या नहीं देना है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना है, यानी कि यहाँ तक। तो सर इसमें तो लिखा है कि नील सिर्फ अप टू 4 लाख है। याद रखिएगा, पहले 3 लाख तक था, अब 4 लाख कर दिया है इस वाली स्कीम में, न्यू इनकम स्लैब में। तो यहाँ तक तो आपको कुछ देना नहीं है, 4 लाख तक तो। बट अगर उसके बियॉन्ड 4 से 12 में भी है, उसमें भी कुछ नहीं देना। बट ये है कि आप जैसे ITR वगैरह फाइल करेंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी इनकम 12 लाख के अंडर है या 12 लाख है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक नया इनकम स्लैब, टैक्स रेट का स्लैब ऐड किया है 25%। ये पहले नहीं था, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ न्यू हुआ है तो इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। द ओल्ड स्लैब हैज़ नो 25% स्लैब, इस बार ऐड किया गया है। ठीक है। द न्यू रिजीम इंक्लूड्स अ 25% स्लैब फॉर 20 से 24 लाख। ये भी याद रखिएगा, कौन सी पर्टिकुलर इनकम के लिए 20 से 24 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 25%। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं है कि एक तरीके एक ऑफर है, जो आप जैसे चेकआउट के टाइम पे कोई ऑफर लगाता है ना, किसी भी स्विगी या जोमेटो पे, उसी टाइप का एक ऑफर है कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का मिल जाएगा किसी को भी। सपोज किसी की इनकम 12,75,000 है, बोलेगा यार मैं तो बस 75,000 पीछे रह गया, वरना मैं भी फ्री टैक्स उसमें आ जाता कि मुझे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सरकार ने बोला ठीक है बेटे, 75,000 का और तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। ये आपका हो गया ओवरऑल बजट में। तो एक बार इसको ढंग से वापस देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं पहले कि टैक्सेशन में कैसे कैसे हमारा पैसा आ रहा है और कैसे कैसे जा रहा है। देखिए, सरकार कैसे कैसे पैसा कमाती है। आप सबको पता है कि जो बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं या बिग कॉरपोरेट हाउस होते हैं, वही हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, सुनते रहते हैं ना कि यही सरकार की हेल्प करते हैं किसी ना किसी वे में। पैसा लेके आते हैं विदेशों से या किसी भी वे में, पार्टी की फंडिंग्स करते हैं। सबको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार ही असली माई बाप है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, कॉरपोरेट्स से नहीं आता। याद रखिए, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि बिग कॉरपोरेट से आता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट से। ठीक है। तो बिग कॉरपोरेट्स क्या है, बी से है आपका बोरोइंग, आई से है आपका इनकम टैक्स, जी से है आपका GST और सी से है आपका कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। तो ये मत याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट से आता है तो सबसे पहले आपने कॉर्पोरेट लगा दिया। द आंसर इज बिग कॉर्पोरेट्स। तो बिग में है बोरोइंग, जो हम मांगते हैं, क्या बोलते हैं, IMF वगैरह या किसी कंट्री से या किसी वे में लोन लेना। ठीक है। वर्ल्ड बैंक से। ठीक है। सेकंड है आपका क्या, आई से इनकम टैक्स, जो आप इनकम पे टैक्स लगाते हैं, उससे आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाते हैं। उसके बाद GST वगैरह से। उसके बाद आता है आपका कॉरपोरेट। ठीक है। और आपका पैसा जाता कहाँ पे है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ कमाते हैं, तो उसके बाद जो खर्चा होता है, अगर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया खाने पीने पे इन्वेस्ट कर दिया, नए कपड़े ले आए, तो इतना बुरा नहीं लगता। बट अगर आप बीमार हो जाते हैं, इफ़ यू गेट सिक, ठीक, तब लगता है यार बहुत बुरा कि पैसा चला गया जितना भी कमाया था। सिक क्या क्या है, पहला तो स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। ठीक है। इसमें जाता है पैसा। दूसरा कहाँ जाता है आपका, इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन लिया होगा उसकी इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है। और तीसरा क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। याद रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर्ड में तो हाफ हाफ हो जाता है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सरकार को ही देना पड़ता है पूरा। ठीक है। तो इन तीनों में जा रहा है SIC, सिक हो गया है, यानी कि बीमार होने में सबसे ज़्यादा दुख होता है कि पैसा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद वही सब चीज़ें वापस लिखी कि एक्सपेंडिचर कितना है, अपन ने देख लिया है टोटल 50 है। रिसिप्ट्स भी देख लिया हमने, टोटल कितनी, 34। ठीक है। GDP वगैरह की, GDP ग्रोथ का एस्टिमेट किया है 10.1%। ये मत याद करिएगा, इकोनॉमिक सर्वे से देखेंगे हम। उसके बाद डेफिसिट वगैरह हमने याद कर लिए। रेवेन्यू कैसे याद किया था, PERF। पी से क्या था हमारा, प्राइमरी, मैरी कितना, दो जनों के बीच में मैरिज होती है। ठीक है। तो 0.8। ई से क्या है, इफेक्टिव, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ गया तो शादी में, तो ये वापस 2 दिल कट गए और एक ही दिल बचा, तो उस दिल का क्या हुआ, 0.3 रह गया। आर से क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने बोला रिवेन्यू से याद रख सकते हैं या फिर वेन्यू से।
एक 1.5 किलोमीटर के वेन्यू में हम जा सकते हैं। फिर डेढ़ डेढ़ को आपने डेड से याद किया था। एफ से क्या है आपका फिजिकल, फिसल जाता है कब इंसान, जब पीछे वाला फोर करता है कि चढ़ चढ़, ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, डेट याद रखिएगा 56.1% है। कैसे याद रखना है, 56 इंच का सीना और 56% ही डेट। नेक्स्ट क्या है, डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, याद रख सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि, और याद रख भी लेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ये एक बार डायग्राम फिर से देख लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक बार इकोनॉमिक सर्वे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे इस बार का जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें इस बार थोड़ा वेग सा डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट वाज मॉडरेट एट 1.2% ऑफ जीडीपी इन क्वार्टर। क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, और वो क्वार्टर बाय क्वार्टर हर, अब तो क्वार्टर 4 में क्या है, क्वार्टर 3 में क्या है, ये थोड़ी पूछेगा, वो ओवरऑल पूछेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे कुछ डेटा दिया हुआ है कि सपोज ये सोलर एनर्जी लीड्स कंट्रीब्यूट टू 97.8 गीगावाट, तो ऐसा पूछेगा थोड़ी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कितना है हमारा सोलर एनर्जी की टोटल प्रोडक्शन। क्योंकि जब ये 97.8 का डेटा आया था उसके कुछ ही दिनों के अंदर 100 गीगावाट का हमने वो फीट अचीव कर लिया था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अजीब से थोड़ा डेटा वगैरह हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम ऐसा करेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। बाकी फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें ये सब भी दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कितना है, तो उसके तुरंत बाद अब कुछ ही दिनों, कुछ मंथ्स पहले ही पीएलएफएस का डेटा भी आ गया था, तो अब वो काउंटर हो जाएगा ना, तो इस वजह से वो लेटेस्ट डेटा पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो। अप्रैल में पूछा हुआ अप्रैल में पीएलएफएस आ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी जो नॉकआउट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें हम करंट अफेयर्स में दोनों का डेटा मिक्स एंड मैच करके डाल देंगे। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी रेदर देन वेग फैक्ट्स पढ़ने से। तो अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ने लायक है। देखिए इसमें ये है, पहला जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। 64, 6.4, इसको 64 से याद रखिएगा। ठीक है, तो 6.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है। रिटेल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और कोर सर्विस इन्फ्लेशन तीनों हैं हमारे। तो देखिए रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 4.9 है, फूड इन्फ्लेशन 8.4 है और कोर सर्विस का 0.9% है। ठीक है, इनमें फूड इन्फ्लेशन हमारा बड़ा है, बाकी रिटेल और कोर इन्फ्लेशन दोनों कम हुए हैं। अब एनपीए का डेटा दिया है थोड़ा, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, और ये बताया गया है कि इंडिया फर्स्ट आया है ग्लोबली इन आईपीओ लिस्टिंग्स। नंबर ऑफ आईपीओज जो निकाले हैं उसमें इंडिया का फर्स्ट है, अराउंड 259 हुए थे 2024 में। ठीक है, बनाते हैं कुछ इसका भी ट्रिक वगैरह बताएंगे। ठीक है, तब तक ये देखिए कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है कब तक अचीव होने का बताया, उसने बोला है फाइनेंशियल 28 में, फाइनेंशियल ईयर 28 में हम अचीव कर लेंगे ये फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने बताया सोलर एनर्जी वाला मत याद रखिएगा कि 97 है, बिकॉज हम जब 100 क्रॉस कर गए हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है या ना कि ये। ठीक है, और इन्होंने बोला है जल जीवन मिशन में 80% ऑफ रूरल होम्स हैव टैप वाटर, तो ये डेटा भी अब बढ़ गया है, तो अराउंड 80% इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, अब वो और भी बढ़ गया है। ठीक है, सिमिलरली और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे को। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज हो गया है, और थोड़ा बहुत देता है इन्होंने 2023 का भी डाल दिया है, तो विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कैसे याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों चीज़ें हैं कि इन्फ्लेशन कितना है हमारा। इन्फ्लेशन देखें तो रिटेल है, फूड है और कोर इन्फ्लेशन है। तो रिटेल इन्फ्लेशन कैसे याद रखना है रिटेल को कि रिटेल मतलब आप देखते हैं कि जो परचूने की दुकान होती है, जो भी आप उससे सामान खरीदते हैं, रिटेल का सामान बोलते हैं हम। तो रिटेल के सामान हम कहाँ से करते हैं, परचूने की दुकान से। परचूने, परचूना क्या होता है, मतलब 5 को छूना इज इक्वल्स टू परचूना। तो 5 को छूने वाला नंबर कौन सा है, 4.9। तो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, 4.9। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन है हमारा कितना, 8.4। कैसे याद रखना है कि क्योंकि फूड का इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि सब्जी वगैरह महंगी हो गई है। क्यों हुआ ऐसा, इरेटिक वेदर वगैरह, कुछ सप्लाई इशूज़। तो हमने क्या सोचा, जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है तो क्यों ना सिर्फ अचार के साथ रोटी खा लिया जाए।
4 मतलब 8 और 4, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन आपका 1 के करीब है, यानी कि 0.9, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें याद की हमने? सबसे पहले तो इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 6.4। सिमिलरली हमारा जो इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा है ये हमने याद किया। इन्फ्लेशन में रिटेल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। रिटेल में क्या है? परचूने की, यानी कि 5 को छूने वाला नंबर, 4 9। रिटेल के बाद है हमारा फूड। फूड क्योंकि बढ़ गया है फूड इन्फ्लेशन, तो हमने सोचा अचार से रोटी का है, 8 और 4। और कोर इन्फ्लेशन हमारा कि 1 के जस्ट बगल वाला नंबर, यानी कि 0.9, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। उसके बाद दो डेटा है हमारा, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच इज़ अ बैड थिंग। तो इसलिए हमारे दोनों में 6 आएगा लास्ट में, कि अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए 2.6, नेट एनपीए 0.6, अच्छी चीज़ है, इसलिए 6 दोनों में आएगा, ठीक है। और इसको, इसके लिए भी कोई ट्रिक बना के देख लीजिएगा आप, कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.4%, ठीक है। और ये बताया, जैसे मैंने, आईएमएफ ने बोला है कि कब तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, 28 तक, फाइनेंशियल ईयर 28 तक, ठीक है। बाकी डेटा का मैं आपको जो लेटेस्ट चीज़ होगी वो नॉकआउट सीरीज में या तो कवर करवा दूंगा, या किसी ना किसी फॉर्म में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बार, वो है यूपी का बजट, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जो पॉइंट है उस पर तो मैं लेटर आऊँगा। अभी स्टार्ट करते हैं पहले बजट को कैसे पढ़ना है। तो नाम याद रखिएगा, पूछ चुका है यूपीपीसीएस कि कौन है अभी हमारा करंट फाइनेंस मिनिस्टर, तो सुरेश खन्ना, ठीक है। कुछ सुरेश खन्ना खन्ना जी ने बजट पेश किया हमारा फैब में। और साइज ऑफ द बजट क्या था? 88,736 लाख करोड़, ठीक है, विद अ ग्रोथ ऑफ 19.8%, यानी कि पिछले साल जो बजट लॉन्च किया था उसका जो साइज था उससे तकरीबन 19.8% ज़्यादा है इस बार के बजट की साइज। तो 88,736, ठीक है। उसके बाद गोल क्या है हमारा इस बजट का? मेकिंग यूपी $1 ट्रिलियन इकॉनमी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार हम समझते हैं, फिर उसके बाद 8 8 7 सब कुछ याद करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही है जैसे हमने यूनियन बजट में ड्रॉ किया था डायग्राम। क्या? घर लेना है तो बजट बनाओ, बजट बनाओ तो दो चीज़ों का ध्यान, कितनी कमाई, कितना खर्चा। कमाई मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ, यानी कि रिसीप्ट। और खर्चा मतलब कितना पैसा गया, यानी कि एक्सपेंडिचर। और डेली का गया, लॉन्ग टर्म का गया, लॉन्ग टर्म कमाया, डेली कमाया। और एक्सपेंडिचर यानी कि डेली का गया, और लॉन्ग टर्म में कितना गया आया, यानी कि आपका रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। तो याद रखिए इसमें क्या है, हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो है 6, और तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? 5। सिमिलरली जो हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, रिसिप्ट सॉरी, रेवेन्यू में नहीं, सॉरी, कैपिटल रिसीट्स है हमारी, वो कितनी है? 1। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा 2, यानी कि 1 और 2 तो सही है। बट एक चीज़ आप देखिएगा कि रिसिप्ट, ये रिसिप्ट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारी, यानी कि हम कमा ज़्यादा रहे हैं और खर्च कर कम कर रहे हैं, ऐसा तो पहली बार ही देखने मिला है। तो यही इस बार के यूपी के बजट की खासियत है कि वो रेवेन्यू सरप्लस रहा है। खर्चा कम किया है उसने, कमाई ज़्यादा की है। कमाई की है 6 की, खर्चा किया है 5 का, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें एक का डिफरेंस है। जैसे हमने यूनियन बजट में 5 का देखा था ना डिफरेंस, इसमें 6 और 5, 1 का डिफरेंस, 1 और 2, 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो यही चीज़ यहीं कहीं मैंशनड है। देखिए, इन रेवेन्यू सरप्लस रहा है यूपी का कितना? 79,516 करोड़, 79,516, ठीक है। और ये कितना है? 2.6% है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है इस बार? 2.97%। कैसे याद रखना है? देखिए, फिजिकल डेफिसिट हमने लास्ट टाइम कैसे पढ़ा था यूनियन बजट में? उसको फोर्स किया था ना किसी ने नीचे से कि भाई तू चढ़ तू चढ़, तो वो फिसल गया था।
तो फिसल के उसके पास गया कि भाई तू क्या शोर मचा रहा है भाई इतनी देर से कि चढ़ चढ़ का, अब ऐसा है कि हम दोनों साथ ही चढ़ेंगे ताकि तू कुछ बोल ना पाए। तो उसने बोला ठीक है भाई। तो उसने यही बोला कि 2 9 साथ ही चढ़ेंगे, तो 2 9 और 7। ठीक है, 2.97 हमारा क्या है, ये यूपी का फिस्कल डेफिसिट है। और रेवेन्यू सरप्लस जैसे मैंने बताया 2.6%, ये नई चीज़ है तो इसके हाई चांसेस हैं पूछने के, तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा आप, 79516 और 2.6%, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे याद रखें 2.6? तो अब ये कोई नई चीज़ है ना, तो क्या हुआ, लोग आए, उन्होंने बोला कि यार यूपी आपने कैसे ये कर लिया इतना बड़ा फीट हासिल, हमें भी बताइए जैसे कैसे करना है ये सब। तो उसने बोला कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। बोला ठीक है। तो बोला एक तो पहले ऐसे बनाओ। ठीक है, ये यूपी ने बोला, ये बाकी स्टेट उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। उसने बोला अब एक लाइन ऐसे खींचो। तो अब स्टेट्स को समझ नहीं आया, उन्होंने नीचे की जगह ये लाइन ऊपर खींच दी, तो 2.6 बन गया। ठीक है, थोड़ा वियर्ड सा है क्योंकि ये नई चीज़ आई है ना, तो हमने कुछ नया इसमें इन्वेंट किया है। कैसे, यूपी क्योंकि सरप्लस में रहा है, रेवेन्यू सरप्लस में, तो बाकी स्टेट्स ने बोला कि जैसे जैसे मैं करूँ वैसा करो। उससे यूपी ने बाकी स्टेट्स को बोला, तो यूपी ने बोला एक ड्राइंग ऐसे करो मेरी तरह, दो ऐसे बनाओ। उसने बोला ठीक है। उसने बोला एक लाइन नीचे खींचो। उसने बोला ऊपर खींच दी, तो 2.6 बन गया। ओके, ये आपका कितना है, 2.6% कितना है, रेवेन्यू सरप्लस, और 79516 याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखने की है, नेक्स्ट चीज़ याद रखने की ये है कि 88736, ये कैसे याद रखें। तो देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 8 है, और हमारा रिसीट क्या है, 7 है। यही हमारा वो रेवेन्यू सरप्लस का वो है ना। तो ये 8 8 है, ये 7 7 है। सिंपल ऐसे याद रखना है। वो थोड़ा और स्पेसिफिक में जाना है तो 8 8 7 3 6, और 7 7 9 2 4 2, इतना डीप में वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इतना याद रखिए। एक्सपेंडिचर हमारा 8 8 है, और रिसिप्ट्स हमारी 7 7 है ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखने का, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है 2024 का 2025 से। एक बार रीड कर लिएगा, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप याद कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा, ये चारों पांचों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सर बाकी क्यों नहीं करी, कर तो लिए हम लोगों ने, ये देखा तो था हमने, रेवेन्यू रिसीप्ट कम हम ज़्यादा रहे हैं, खर्च हम कम कर रहे हैं। कैपिटल रिसीप्ट में एक और ये दो है, तो याद हमने क्या किया, 8 और 7 सारे ही हैं। देखिए, एक दो, फिर 5 6, फिर 7 और 8। ठीक है, बस तीन नहीं है, 3 और 4 नहीं है इस बीच में। एक दो क्या है, एक आपका, अब थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, 1 2 5 6 7 8। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, क्या, 8 8 तो एक्सपेंडिचर है, और 7 7 आपका रिसीप्ट है। उसके बाद ये डायग्राम याद रखिएगा जिसमें हमने 6 और 5 याद रखा था, एक और दो याद रखा था। ओके, 2 3 बार आप रफ कॉपी में ड्रॉ करेंगे यूनियन बजट के साथ इसको, तो यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ट्रिक वगैरह बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा नंबर्स का गेम है। नेक्स्ट इसमें भी वो देख लेते हैं रुपी कहाँ से आया और रुपी कहाँ गया। तो देखिए, रुपी कहाँ से आया है, यूपी के पास। पैसा कैसे आएगा यूपी के पास, पहला तो खुद जो टैक्स वगैरह लगाएगा उससे कमाएगा। इसके बाद सेंट्रल जो टैक्स होगा वो कुछ शेयर देना पड़ता है ना, तो पहले तो खुद मेहनत की, फिर सेंटर से लिया। उसके बाद क्या किया, सेंटर स्टेट हो गया, सेंटर हो गया। उसके बाद क्या किया, पब्लिक वगैरह से मांगा। ठीक है, पब्लिक डेट रिसीट। उसके बाद क्या किया, फिर सेंटर को बोला भाई तुम ये तो मेरा ही था ना कि जो जीएसटी के थ्रू तुमने ले लिया था, अब कुछ एक्स्ट्रा भी तो दो, तो सेंट्रल ग्रांट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले खुद मेहनत की, फिर सेंटर को बोला कि मेरा शेयर दो भाई। उसके बाद पब्लिक से मांगा। उसके बाद सेंटर को बोला भाई मेरा जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो भी दो। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, पहले खुद मेहनत, फिर सेंटर, फिर देन पब्लिक से मांगी हेल्प, एंड देन उसके बाद सेंटर को बोला ग्रांट्स भी दो, थोड़ी एक्स्ट्रा भी दो। और रुपी जाता कहाँ है, यूपी का हमारा सारा पैसा जाता कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर में। इसके लिए याद रखिएगा कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड याद रखिएगा। कॉस्ट क्या है, मतलब हमारा पैसा कहीं जा रहा है तो मतलब हमारे लिए कॉस्ट लग रही है।
कॉस्ट। तो कॉस्ट का जो स्टार्टिंग की 3 लेटर्स हैं वो है कॉस्ट। तो यही हमारा पैसा जा रहा है। कॉस्ट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर और सैलरीज। सैलरीज मतलब दो, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या फिर जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देने में। कॉस्ट याद रखा। उसके बाद थोड़ा अगर और डीप में पूछ सकता है यूपी यूपी पीसीएस की इनमें से इनको और अरेंज करो, तो उसके बाद पिग भी याद रख लीजिए। पिग क्या है? पेंशन, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स और ग्रांट्स इन एड। यहाँ तक वैसे पहुँचेगा नहीं वो। आप याद रखिएगा कॉस्ट बहुत है हमारे यूपी के, खर्चे बहुत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टोटल रेवेन्यू रिसीव्स का और ब्रेकडाउन। इतना डीप में नहीं जाना, जितना हमने याद किया है वो मोर देन एनफ है। सब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बट अल्टीमेटली ये होगा कि कुछ याद नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन, हमने जैसे मिनिस्ट्री वाइज देखा था वहाँ पे, तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमने किस पे इन्वेस्ट किया? इंफ्रा पे। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ, पुलिस। तो क्या कैसे याद रखें? देखिए यूपी में आप सब जानते हैं कि पुल वगैरह बहुत तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत हो रहा है। तो एक पुल बनाया। अब पुल बनाते टाइम क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यार पुल जो है वो क्या हो रहा है, कैसे जब भी उस पुल को बनाना है तो ऐसे ही तो नहीं बना सकते कि मजदूर उठा के ले आया और बोल दिया कि पुल बना दो। उन्होंने बोला कि ऐसा करो यार, कोई एजुकेटेड सा इंजीनियर लेके आओ जिसको जानकारी हो पुल कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पुल बनाना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसके डेवलप करने के लिए क्या चाहिए हमको? एजुकेशन चाहिए, कोई एजुकेटेड इंसान चाहिए, इंजीनियर वगैरह जो बना सके। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पुल बनता है, आप देखते होंगे ना गांव वगैरह में क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड आता होता है वो उसमें आ जाता है कई बार। तो उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ता है हम लोगों को, फार्मर्स वगैरह को। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड आ गया पुल बनाते टाइम। एग्रीकल्चरल लैंड आ गया तो क्या हुआ कि अब फार्मर जो है, जो सबसिस्टेंस लिविंग करता है, कि मतलब जो उगा रहा है वो खाता है, तो उसकी हेल्थ ठीक रहती है। पर उसके पास जब लैंड नहीं बचा, पैसे तो आ गए बट लैंड नहीं बचा, तो उसकी हेल्थ भी थोड़ी डिटीरियरेट हो जाती है। तो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इससे हमने, और वो उसके बाद जाता है पुलिस वगैरह के पास। इतना नहीं याद रखना, बस जो मैंने बताया पहले इतना याद रखिए। क्या क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके लिए क्या किया? एजुकेटेड इंजीनियर चाहिए। अब उसने बनाना स्टार्ट किया तो देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड बीच में आ गया। लैंड बीच में आ गया तो उसने उसकी हेल्थ पे अब इफेक्ट पड़ने लगा उसमें, क्योंकि लैंड उसके हाथ से चला गया। किसके हाथ से? फार्मर के हाथ से। तो इससे यही है कि किस वे में हमने डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट किया है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, यानी कि पुल पे। उसके बाद एजुकेशन पे, यानी कि इंजीनियर्स वगैरह बनाए। फिर एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, इसमें बहुत चालाकी की है कि हमने एग्रीकल्चर एंड रूरल को एक करके उसको बता दिया कि 11% हमने एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट किया है। असलियत में ये रूरल एक्टिविटीज़ का भी है, तो ये डिक्लाइन हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन पे 13% किया है, उसमें 22% इंफ्रा पे। तो टॉप 3 तो याद रख लीजिएगा, 22, 13 और 11। ठीक है। उसके बाद एनर्जी पे किया है। उसके बाद हेल्थ पे किया है। हेल्थ का अलग से ही पूछ सकता है कि कितना परसेंट यूपी में हेल्थ पे एलोकेट हुआ है, तो वो है 6। ठीक है। फिर पुलिस पे किया है, लॉ लॉ एंड ऑर्डर पे। उसके बाद सोशल वेलफेयर पे किया है कितना? 4। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। तो 4, 6, 11, 13, 22 ये आपको याद करना है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल लैंड आया हमारा। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड आने के बाद क्या है? हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने की वजह से सोशल वेलफेयर कमी हो गई। तो 23, 13, 11, 6 और 4। ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट वाइज यूपी में लोकेशन हो गया। उसके बाद और डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस स्कीम को कितने दिए, किस चीज़ पे कितने डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे और एक्स्ट्रा लगाए, यूपीएसआरटीसी पे कितने इन्वेस्ट किए। क्योंकि क्वेश्चन आ भी गया इससे, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा आपके दिमाग में क्लटर हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल यूपी के पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए जब से जेवर एयरपोर्ट ऐड हुआ है, जो कि नोएडा में है। ठीक है। और एजुकेशन पे हमने देख लिया 13%। तो कैसे याद रखें? एजुकेशन है ना, गाना भी है ना, तेरा करूं गिन 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 गिन,
इंतजार, तो वो उसमें पूरी गिनती आती है, वो 1 2 3, तो ये क्या है, जब वो एजुकेटेड थी तभी तो गा पा रही थी ये गिनती। तो एजुकेशन पे इन्होंने 13% इन्वेस्ट किया है। हेल्थ पे कितना किया है, 6%, जो कि हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विमेन एम्पावरमेंट है, कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं कि इस स्कीम को कितने पैसे दिए, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। और एग्रीकल्चर पे 11% है, ये बोल सकते हैं, बट हमने क्या देखा था, एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट का मिक्सचर दिया है चालाकी से। ठीक है, तो 11%। नेक्स्ट क्या है, फिशरीज वगैरह पे है, पीएम संपदा योजना को कुछ दिया है, इतना डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं, वो वैसे भी कहीं ना कहीं आपने स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ी ली होगी, कि ग्रीन कवर कितना है यूपी में, 9.96%, यानी ऑलमोस्ट 10% के पास। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा जो टारगेट है वो कितना है यूपी का, कितना परसेंट फॉरेस्टेड लैंड के, कितना परसेंट ग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, एक हमारा रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला है, कहाँ पे, गोरखपुर में। कैसे याद रखें कि, देखिए, रेड है ना, रेड भी एक कलर है और गोरा भी एक कलर है। ठीक है, तो गोरखपुर में क्या है, रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोला है। टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, 2022 में हमने जब नोट किया था तो 2205 थी टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है, अब है सब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है सेंसस 2011। डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इंडिया के सेंसस से आने की थोड़े चांसेस कम है, यूपी के सेंसस से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं कि जब 2011 का सेंसस हुआ था तो सेंसस कमिश्नर कौन था, सी चंद्रमौली। कैसे याद रखना है, सी से सेंसस, सी से चंद्रमौली। फर्स्ट सेंसस स्वीडन ने किया, इंडिया में कब हुआ, लॉर्ड मेयो आए थे, बहुत सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आप 100 बार पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार इसकी रीडिंग ले लेना। ठीक, अब देखते हैं एक बार कि इंडिया में जो सेंसस हुआ था, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेते हैं। पहला, कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, उस टाइम पे 1.21 बिलियन है। क्या चांसेस हैं पूछने के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, नहीं पूछेगा। और पूछ भी लिया तो ये पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो अराउंड 17.5। कैसे याद रखना है, कहते हैं ना कि 17 पे खतरा, तो 17 पे खतरा, खतरा इंडिया के लिए क्या है, उसकी पॉपुलेशन ही है। ठीक है, और जितनी इसकी तकरीबन 17 17.5 जो हमारा परसेंटेज ऑफ शेयर है, सिमिलरली इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इंडिया की सेम है, अराउंड 17.64। लिटरेसी इंडिया में कितनी है, अराउंड 74। कैसे याद रखें, कि 75% पे बोलते थे ना पहले कि डिस्टिंक्शन लेके पास हो गया, तो उससे इंडिया की लिटरेसी जस्ट डिस्टिंक्शन से कुछ 1% कम है, 74.04 रह गई। उसमें भी मेल के 82 है और फीमेल के 65। तो कैसे याद रखना है, देखिए, वो थोड़ा पुराना ज़माना था, तो उस टाइम पे फीमेल की एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। उनका थोड़ी पेट्रियार्कल सोच भी थी वहाँ उस टाइम के लोगों की, तो उन्होंने क्या बोला कि यार फीमेल की लिटरेसी को इतना ज़्यादा प्रमोट मत करो, वरना औरतें क्या होगा, पैंट और शर्ट पहनने लग जाएंगी। ठीक, फीमेल्स पैंट एंड शर्ट पहनने लग जाएंगे, तो यार कैसे याद रखो, पैंट शर्ट को याद रखो 65 से। तो 65% फीमेल लिटरेसी थी। और ये तो देख ही लिया है कि हमने 75 डिस्टिंक्शन से 1% कम, अराउंड 74.04 है। मेल लिटरेसी कैसे याद रखते हैं कि फीमेल तो पैंट शर्ट पहनने लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ अपने भैया जी को ही पढ़वाओ। तो भैया जी मतलब 82। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है, 3 या 2 BHK फ्लैट होता है ना किसी का, तो उसमें उस 2011 में यूपी में 2 BHK या 3 BHK फ्लैट में अराउंड 8 लोग रहते थे, फिक्स था 8 लोग रहेंगे 2 BHK में, एक में 4, दूसरे में भी 4। तो 3 या 2 BHK में 8 लोग, 3 या 2 BHK में 8 लोग, 382। अर्बन पॉपुलेशन उस टाइम पे 31% थी। ठीक है, कैसे याद रखना है कि अर्बन एरियाज में क्या है कि
ईव टीजिंग वगैरह बहुत होती है ना, लड़कियों को छेड़ दिया, कुछ कमेंट्स कर दिए, तो ईव टीज, टीज से याद रखो कि 30 के आसपास का कोई फिगर होगा, 30 के आसपास का, यानी कि 31। और रूरल पॉपुलेशन जो बची हुई है वो रूरल पॉपुलेशन है। उसके बाद सेक्स रेशो देखिए कितना होगा। सेक्स रेशो है उस टाइम पे था 943, और चाइल्ड सेक्स रेशो 919। दोनों में डिफरेंस पता ही होगा आपको कि जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चे थे उनमें फीमेल्स कितनी हैं, तो 919 वर्सेस 1000, यानी कि हर 1000 बॉयज़ पे 919 और बच्चियाँ पैदा हुई थी। और सेक्स रेशो तो जनरल पॉपुलेशन में बताया जाता था कि अराउंड 943 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। ठीक है। तो ऐसा होता था ना कि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया पेट्रियार्कल सोच होती थी, तो फीमेल चाइल्ड की प्रेफरेंस उतनी नहीं थी, तो बोलते थे नो 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 फीमेल। ठीक है, तो दो जो स्टार्ट होगा, 2 बार नो बोला है ना, नो 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 नो, एक ही बच्चा चाहिए बट इट शुड नॉट बी ए फीमेल, तो नो और नो, एक ही बच्चा चाहिए बट इट शुड नॉट बी फीमेल। उस टाइम पे ये चाइल्ड सेक्स रेशो था। और सिमिलरली 9 से ये भी स्टार्ट होगा कि सेक्स रेशो कितना था, 943। ठीक है, इसका भी कुछ बना लेंगे अभी। उसके बाद एससी और एसटी की पॉपुलेशन देख लेते हैं। एससी कितने थे, देखिए इन दोनों में एससी एसटी की पॉपुलेशन में ये है कि पीछे 6 तो है ही, उसके बाद 8 इसका डबल होगा, 8 2 16। ठीक है, 8 और 16 याद रखिएगा, 8 का डबल 16, और पीछे लगा दीजिएगा वही सेम 0.6। नेक्स्ट पे चलते हैं अब यूपी स्पेसिफिक पे। इस पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया मैंने अभी, क्योंकि ये पोर्शन अभी वापस रिपीट होगा, यहाँ पे देखिएगा आगे चल के रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद सेंसस की हिस्ट्री वाइज खुद पढ़नी है आपको। 2011 सेंसस का मोटो क्या है, हमारा सेंसस हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर। सेंसस एक्ट 1948 के अंदर वही सी हमारे सी चंद्रमौली जी हैं, सी से सेंसस, सी से चंद्रमौली जी। ठीक है, अब जो 2027 में हमारा सेंसस होने वाला है वो कौन से नंबर का होगा, 16वें नंबर का। ठीक है, और 16 ही लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। और अब देखते हैं 2011 में यूपी के स्पेसिफिक डेटा। तो देखिए उस टाइम पे यूपी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, यूपी की, ये कोई पूछेगा 19 1998 12341, नहीं पूछेगा कोई। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ यूपी, हाँ पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन इंडियाज पॉपुलेशन, तो यानी कि यूपी में की पॉपुलेशन कितनी है वर्सेस इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, तो 16%। हमने इंडिया की देखी थी, वर्ल्ड में कितनी थी, 17%, क्योंकि 17 पे खतरा, और यूपी की कितनी है इंडिया में, 16 है, उससे एक कम, यानी कि ऐसा भी याद रख सकते हैं कि स्वीट 16, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है ना यूपी की, तो स्वीट 16। उसके बाद मेल 52 है, फीमेल 47, कैसे याद रखें, वही 50-50 होने चाहिए दोनों का इक्वल रेशो, तो बट देखिए मेल दो 2% ज़्यादा है और फीमेल 3% कम है, यानी कि 47 अराउंड फीमेल्स हैं, 52 अराउंड मेल्स हैं, 2 और 3 का फेयर है। ठीक है, एससी की एग्जैक्ट पॉपुलेशन याद रखनी ज़रूरी नहीं है, एसटी की भी याद रखनी ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन रैंकिंग में यूपी फर्स्ट है इंडिया में, एंड देन महाराष्ट्र था, थर्ड पे हमारा बिहार है। यूजुअली लोगों को लगेगा कि राजस्थान वगैरह कोई होगा, बट नहीं, UMB। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरिजन विद इंडिया के सेंसस से। तो डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की हमने देखी 17 पे खतरा है, क्योंकि उसका सेम था उससे, उसकी जो 17.5% ग्लोबल में कितना जो उसका शेयर था वही सेम उसकी डिकेडल ग्रोथ रेट का भी था, तो उससे कुछ 3 परसेंटेज पॉइंट हमारे यूपी का है, 20। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट इन यूपी की कितनी है, 20। ठीक है, अर्बनाइजेशन हमने देखा कि ईव टीजिंग वगैरह होने लग जाती है अर्बन एरियाज में, तो 30 के अराउंड वाला कोई नंबर होगा, 31। यूपी में कितना है, 22। कैसे याद रखना है, देखिए यूपी में अर्बनाइजेशन थोड़ा कम है कंपेयर टू नेशनल एवरेज। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए अर्बनाइजेशन का क्या होता है कि लोग अपने
रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। और माइग्रेशन क्यों होता है कि आपसी लड़ाई हो गई इसलिए चले गए, बट यूपी में क्या है कि भाईचारा बहुत है, तो भाइयों में लड़ाई नहीं होती तो सब गांव में ही रह जाते हैं। तो भाईचारा है, इस वजह से कोई गांव छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो कितना है अर्बनाइजेशन का परसेंटेज यूपी में? 22। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा था कि इंडिया में क्या था, 3 या 2 BHK में 8 लोग रह रहे थे। और यूपी में क्या है, यूपी में क्या है, यहाँ पे तो BHK की संख्या है, वहाँ पे इसमें यूपी में BHK की संख्या फिक्स है कि 2 ही होगी, 3 भी नहीं है हमारे पास। पर लोग 8 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो 829 है यूपी के क्या पॉपुलेशन डेंसिटी। सेक्स रेशो हमने क्या देखा था, 919 देखा था। कहाँ पे? चाइल्ड सेक्स रेशो देखा था इंडिया में। ठीक है। और सेक्स रेशो कितना देखा था हमने? 943। अब यूपी में देख लीजिए, 9 तो सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक है। अब 2 है और एक 12 है। ठीक है। कैसे याद रखें कि चाइल्ड तो मतलब 1 या 2 साल के बच्चे को ही कहते हैं हम ज़्यादातर, तो चाइल्ड सेक्स रेशो तो 902 है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको सेक्स रेशो कहेंगे, बड़ा मतलब 12, 12 = 12। ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो और सेक्स रेशो देख लिया हमने। उसके बाद चलते हैं हम लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हमने इंडिया में कितनी देखी थी? डिस्टिंक्शन से जरा सा कम, यानी कि अराउंड 74%। उसमें भी फीमेल्स को नहीं पढ़ाने देते थे क्योंकि पैंट शर्ट पहनने लग जाएंगी, और सिर्फ भैया जी को ही पढ़ाएंगे, तो भैया सी। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी सेम ही है, बस एक चीज़ देखिए, लिटरेसी में क्या है, 50, 60 और 70 याद रखना है लिटरेसी में। 50s, 60s और 70s, यानी कि तो सबसे कम 50 में कौन होगा? हमारी फीमेल्स 57, 67 हमारी ओवरऑल है, और 77 हमारे मेल्स है। ठीक है। फिर 50, 50s, 60s और 70s ये याद रखिएगा। 7 तो ऐसे याद रख लेंगे आप, लिटरेसी से रिलेटेड। 57 इसका फीमेल का, 67 ओवरऑल है, और 77 हमारे मेल्स है। 57 और 77 है वैसे, तभी तो इन दोनों को एवरेज निकाला तो 67 आ गया है। ठीक है। ये आपके इससे रिलेटेड डेटा हो गया, कौन सा? थोड़ा डेंस, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, ये सब का डेटा हो गया। नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डेटा देखते हैं, जिससे एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चंस, देख लेते हैं एक बार। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि कुंभ मेला है। अब कुंभ मेला कहाँ लगता है? संगम पे लगा है, 2 नदियां हैं, मिली हैं, तो लोग उसको देखने गए। उन्होंने बोला कौन बार बार आए देखने, यहीं कहीं रह लो। तो इस वजह से लोग आके रहने लगे तो पॉपुलेशन बढ़ गई। तो याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? प्रयागराज। अब टॉप 5 भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट, या तो अरेंज करने को बोल देगा या कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। तो टॉप 5 कैसे याद रखें? एक तो प्रयागराज तो याद है ही हमें, उसके बाद याद रखिए मुरादाबाद। कैसे? तो इनिशियली जब सेटलमेंट्स होते थे, कैसे होते थे? रिवर के साइड में हुए, तभी तो प्रयागराज के पास हुआ। दूसरा क्या देखते थे वहाँ, उस टाइम के लोग देखते थे कि यार सीनिक ब्यूटी हो, एकदम मोर वोर नाचे आसपास, मतलब माउंटेन्स वगैरह दिखे, तो अच्छा लगे वहाँ पे रहने में। तो देखिए मुरादाबाद। उसके बाद थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है? गाजियाबाद। गाजियाबाद क्यों है? क्योंकि देखिए यूपी में गाजियाबाद किस जगह पे है? थोड़ा वेस्टर्न साइड पे, जहाँ पे आपके NCR के अंदर ही है। ठीक है। तो इस वजह से NCR के लोग उसमें रहने लगे। उसके बाद आजमगढ़ याद रख लीजिएगा, या तो ऐसे याद रखिए लॉजिक से, अदरवाइज क्या याद रख सकते हैं? प्रधानमंत्री घूमने आओ योजना। तो घूमने आओ योजना का क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री से P से प्रयागराज, M से मुरादाबाद, G से है गाजियाबाद, और आओ से है आजमगढ़। ठीक है। याद रखिएगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड में लखनऊ का नंबर 5th है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेटेड सुन के हम सोचें यार लखनऊ की तो आबादी होनी चाहिए इन सबसे ज़्यादा, नहीं। तो रिवर वाले ही आप स्टोरी याद सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री घूमने जाओ योजना, और घूमने बुलाया तो वहीं पे रख लिया, तो इसलिए वो वाली जगह पॉपुलेटेड हो गई है। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? महोबा। कैसे? अ, देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि जब शादी होती है और बच्चे पैदा होते हैं। बट अगर आपकी शादी नहीं हुई बट आपकी महबूबा है, तो उस केस में आपकी पॉपुलेशन नहीं बनेगी। तो यानी कि महबूबा इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ महबूबा है, कोई किसी से शादी नहीं कर रहा है। ठीक है। टॉप
5 लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पहले तो महबूबा हो गई, दूसरा क्या है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी जगह पे कोई रहना नहीं पसंद करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बूम नहीं होगा, तो इसलिए कूट मतलब लड़ाई हो गई है, ठीक है? तो चित्रकूट हो गया। नेक्स्ट क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर कैसे आता है? अमीर लोगों के चोंचले होते हैं ना कि यार पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी चाहिए, एक बच्चा हो उस पर ही सारा जीवन लुटा देना चाहिए, तो अमीरों के चोंचले हैं। क्या क्या हो गए लीस्ट पॉपुलेटेड में? सबसे पहले तो महबूबा पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देती, लड़ाई झगड़ा हो गया, कूट हो गया, तो पॉपुलेशन नहीं है, अमीरों के चोंचले हैं, ठीक है। मेन महबूबा तो याद रखिएगा, ठीक है, महोबा। अब लिटरेसी पे देखते हैं, मोस्ट लिस्टेड लिटरेट डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि बुद्ध ने बोला ना कि मतलब नॉलेज वॉलेज बढ़ाओ, ये सब क्या कर रहे हो, मटीरियलिस्टिक मत हो, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर ने बोला, गौतम बुद्ध ने बोला क्या है, लिटरेट बनो और निर्वाणा अचीव करो, ठीक है। अब टॉप 5 मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम जीबीएन गौतम बुद्ध नगर कौन है? इनका तो स्पिरिचुअल रीजन था गौतम बुद्ध नगर का। कानपुर का क्या रीज़न है? कानपुर का रीज़न था कि भाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमने खोल दी है और उसमें आप रिक्रूटमेंट कैसे करोगे? रिक्रूटमेंट तभी कर पाओगे ना जब आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लोग को हायर करोगे, तो इस वजह से लोगों की मजबूरी हो गई कि पढ़ना पड़ा। उसके बाद औरैया, औरैया में लोगों का क्या मन था कि भैया और हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम भैया, ठीक है, तो 3 याद रखने हैं हर एक के। एक बार इसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम पढ़ा लिखा, श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों कम पढ़ा लिखा है? क्योंकि श्रावस्ती के लोग क्या है, उनको शर्म आती है अपनी बस्ती से बाहर निकलने में, शर्म आती है अपनी बस्ती से बाहर निकलने के लिए, श्रावस्ती। तो वो सिर्फ अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं अपार्ट फ्रॉम श्रावस्ती? श्रावस्ती के बाद 3 भी आ गए हैं, बहराइच, बलरामपुर और बदाऊं। बहराइच कैसे? ऐसे याद रखिए कि पढ़ने तो बेचारा डेली जाते थे बहराइच, पर बहरा था, तो सुनाई नहीं दिया, तो फेल हो गया, इसलिए लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है बलराम, बलराम ने बोला यार मेरे पास स्ट्रांग हूँ, मैं आई एम वेरी बलफुल, बलशाली, बट मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, मैं स्पोर्ट्स स्टोर में चला जाऊँगा, तो इस वजह से ये लीस्ट लिटरेट रह गया। थर्ड है आपका, थर्ड भी है आपका बदाऊं। बदाऊं कैसे याद रखें कि इनका काम था कि इन्होंने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मैंने सुना है कि बादाम खाने से ही इंटेलिजेंस आ जाएगी और हम लिटरेट हो जाएंगे, तो ये सिर्फ बादाम खाते रह गए बदाऊं, ठीक है। तो ये टॉप 5 हमारे लीस्ट लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हो गए। 5 तो नहीं, हम 3 या 4 ही याद करेंगे हर एक का। नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है आपके गाजियाबाद में, ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि दिल्ली में के पास है, एनसीआर में है, तो सारे माइग्रेंट्स कहाँ जाके रहेंगे अब? यहीं पे जाके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी क्यों? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है हमेशा से, तो लोग एक बार आए और बस गए, जैसे प्रयाग में आए थे, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलस हो गई थी वो कुंभ की वजह से। और वाराणसी में भी क्या है, वहाँ आ गए, अब उन्होंने देखा यार मैं हमारी तो स्पेस ही छोटी है, हमारा उसके प्रयागराज जितनी तो है नहीं, तो इस वजह से सेकंड मोस्ट पॉपुलस हो गया। थर्ड पे आता है हमारा लखनऊ। अभी तक देखिए लखनऊ का कोई जिक्र नहीं है किसी भी चीज़ में, लखनऊ का पहला जिक्र आया टॉप 3 में जब हाई हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है, ठीक है। तो गाजियाबाद छोटा है और दिल्ली के लोग आ गए हैं, इस वजह से गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है याद रखिएगा, इसका फिगर भी नंबर भी याद रख सकते हैं, 3971, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ आर द टॉप हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किन में है? देखिए ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो कैसे याद रखें? लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब अ, एकदम कोई नहीं रहता वहाँ पे, खाली गली जगह है, लोग एकदम अपनी टांगे वांगे फैला फैला के सोते हैं, अमीरों की तरह। कैसे? अपनी लातों को सोते टाइम एकदम फैला देते हैं अमीरों की तरह, क्यों? क्योंकि जगह खूब बहुत है, एकदम फैल के सोते हैं, तो लातों को सोते टाइम फैला के सोते हैं, किसकी तरह? अमीरों की तरह। नेक्स्ट क्या है आपका? सेक्स रेशो का डेटा है। सेक्स रेशो में हम तो सेक्स रेशो क्या है याद है? चाइल्ड सेक्स रेशो कितना था? इंडिया का है 9 9 बंदे,
यूपी का है 902। 1 से 2 साल के बच्चों का ही सेक्स रेशो होता है। भाई मैं क्यों? नो नो, हमें एक ही बच्चा चाहिए। तो जनरल सेक्स रेशो 943 है और यूपी में 912। हाँ, अब देखते हैं इसकी क्या ट्रिक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो देखिए, एक लड़का था, उसने अपने दोस्त को बोला कि यार तू सिंगल है इतना टाइम से, ऐसा कर कि मेरे शहर आ जा, वहाँ पे सब लड़कियां, लड़कियों की सेक्स रेशो ज़्यादा है, मतलब फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। तो मैं बोला कौन सा है भाई तेरा शहर? उसने बोला "आ, जौनपुर है वैसे तो, और यहीं पे तुझे अपनी जानू मिल जाएगी, ठीक है। उसने बोला जानू मिल जाएगी तो आजा, आजा डीओ लगा के, ठीक है, डीओ लगा के आना। तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, आजमगढ़ है, फिर इसके बाद डीओ। तो जानू लेने आजा डीओ लगा के, ठीक। लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो रिवर्स उनके ऊपर चल गया, गौतम बुद्ध नगर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी आज तक आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा हो, तो यही देखते आए होंगे कि बोधिसत्व का ज़्यादा जिक्र है। उनको भी वो नहीं था कि फीमेल ओरिएंटेड रहें ज़्यादा, ठीक है, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, बट ये सिर्फ हम याद करने के लिए रख रहे हैं कि लो सेक्स रेशो डिस्पाइट बीइंग हाईली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा है आपका बागपत। ये तो ऐसे याद रख लिए कि सारी लड़कियां यहाँ से भाग गई तो इस वजह से सेक्स रेशो कम हो गया, ठीक है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कहाँ पे है? बलरामपुर। जहाँ पे लड़कियों को बलवान बनाया, वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो बढ़ गया। और लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो वहीं पे, क्योंकि भाग गई थी लड़कियां तो चाइल्ड सेक्स रेशो भी बागपत में कम हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोवेस्ट सेक्स रेशो अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि डिस्पाइट क्या बोला था मैंने, डिस्पाइट हाई लिटरेसी रेट, ठीक है। बट अगर सिर्फ चाइल्ड सेक्स रेशो उन्होंने पूछा कि लोवेस्ट कहाँ है, तो बोलना है कि बागपत, वहां से भाग गई थी लड़कियां, ठीक है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के बारे में डेटा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन का है सीतापुर में, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमने देखा है कि शेड्यूल कास्ट के साथ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? लोग अपने साथ भी नहीं बिठाते थे, ठीक है। बोलते थे कि यार आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप हमारे पास मत बैठिए, ठीक है। तो इस वजह से उनको बहुत बुरा लगा। तो सारे शेड्यूल कास्ट वाले जिस जहाँ पे रहते थे उस एरिया से भाग के चले गए और उन्होंने बोला कि ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम खुल के सबके साथ इक्वालिटी रहे और डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जहाँ पे हम खुल के बैठ सकें, ठीक है। तो चले गए ऐसी जगह। कौन सी जगह निकली वो? सीतापुर। कैसे याद रखना है? जहाँ पे उनको बिठाया है साथ में, सिट, दे वर एबल टू सिट अलॉन्ग विद अदर पीपल, तो सीतापुर, ठीक है। उसके बाद टॉप शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पहला है सीतापुर, क्योंकि देखा वहाँ पे उनको बिठाया। दूसरा प्रयागराज में है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में देखा कि वो है, कुंभ है, अब कुंभ में सबको सारी पॉपुलेशन अलाउड है, कोई किसी को कैसे जान सकता है कि आप शेड्यूल कास्ट हैं कि आप जनरल हैं, जो भी है। तो कुंभ के टाइम पे प्रयागराज में भी हर कोई इक्वल था, ठीक, हर कोई इक्वल था। तो हर से हरदोई हो गया, प्रयागराज से प्रयागराज हो गया, और सीतापुर क्योंकि बैठने अलाउ किया। नेक्स्ट है लीस्ट शेड्यूल कास्ट वाली पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, वो भी बागपत। तो बागपत में आपने देखा कि क्या क्या हो रहा है, लो सेक्स रेशो है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। और ये देखिए शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में भी पीछे है। और हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पे है? सोनभद्रा में। कैसे याद रखें? सोनभद्रा क्या है नाम, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो होती थी वो कहाँ रहती थी? यूजली जंगल वगैरह में रहती थी ना, ट्राइब्स, ठीक है। तो जंगल में रहती थी, उनको वहीं पे रहना पसंद था। तो उनको क्या चाहिए था बेसिकली? सूरज और बादल दोनों दिखते रहे, सूरज और बादल, तो सन एंड बादल, ठीक है। दिख रहा है आपको सोनभद्रा में सन भी आ रहा है और भद्रा में बादल भी आ रहा है। तो सोनभद्रा इज देयर फेवरेट प्लेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। दूसरा बलिया और देवरिया। ये याद रखिए कि जो यूपी का मैप है,
यहाँ पे इस जगह पे दो हैं, बिहार के क्लोजेस्ट हैं, इस वजह से यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन हाईएस्ट है, बलिया और देवरिया में। उसके बाद लीस्ट मैंने बता ही दिया कहाँ पे होंगी, बागपत में। अब रूरल अर्बन डेटा भी देख लेते हैं। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी, वही जो डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एनसीआर के पास होगी या दिल्ली एनसीआर में होगी, तो सबसे जल्दी वही अर्बन पॉपुलेशन ग्रैब करेगी, राइट। तो दिल्ली एनसीआर के पास कौन है, गाजियाबाद। ठीक है, टॉप अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले गाजियाबाद है, उसके बाद कैपिटल खुद की हमारी लखनऊ, और तीसरा कानपुर। कानपुर क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना इंडस्ट्रियल रीजन है, तो वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। इसमें आप देखिए, अब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ का जिक्र हुआ है टॉप 3 में, सेकंड नंबर पे आया है अर्बनाइजेशन। तो हमने हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइम पे भी देखा था, लखनऊ आया था थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, यानी कि सब गांव में ही रहते हैं, ऐसी कौन सी जगह है। हमने एक नाम लिया था श्रावस्ती का। क्या हो, सब लोग को शर्म आती है अपनी बस्ती से बाहर निकलने में, तो इस वजह से ना वो लिटरेट हो पाए, ना वो अर्बनाइज हो पाए। तो सेम अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में। और टॉप रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं श्रावस्ती के अलावा, कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज और सुल्तानपुर। कैसे याद रखें, श्रावस्ती में यानी कि उनको अपनी बस्ती से निकलने में हुई दिक्कत, उसके बाद उन्होंने बोला, बाकियों ने बोला कि यार हमको तो हमारे गांव में ही मज़ा आता है, तो कुछ खुशी मिलती है हमारे गांव में ही, तो कुशीनगर। और महाराजगंज और सुल्तानपुर ऐसे लग रहा है ना कोई राजाओं के ही वो है, तो महाराज और सुल्तान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रूरल पॉपुलेशन वाली है, नाम जरूर महाराज और सुल्तान है, बट देवर दे हैव टॉप रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लास्ट में डिजिटल ग्रोथ रेट कितनी है, सबसे ज़्यादा किसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, गौतम बुद्ध नगर। डिस्पाइट बीइंग लिटरेट, लिटरेसी में हाईएस्ट होने के बावजूद दो उन्होंने गलतियां की हैं। पहली गलती की है कि लो सेक्स रेशो है, लोवेस्ट सेक्स रेशो इनफैक्ट, और हाई डिकेडल ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, मैं बता देता हूँ ना जल्दी से सारी, अगर कोई ट्रिक मिस हो गई है तो। पॉपुलेशन का मैंने बोला 16.5, कैसे स्वीट 16। ठीक है, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज 50-50 होना चाहिए था, बट मेल्स का 2 ज़्यादा है और फीमेल्स का 3 कम। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन और ये शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन एग्जैक्ट फिगर से याद नहीं रखने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन रैंकिंग भी हमको याद है, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया का तो पता है 17, और इसका 20। ठीक है, इससे 3 ज़्यादा था। अर्बन पॉपुलेशन मैंने बोला कि यूपी वाले लोग में आपस में भाईचारा है, बाई बाई, तो इस वजह से अर्बन में ही की तरफ नहीं जा पाए ज़्यादा, क्योंकि भाईचारा है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 829, क्या यानी कि 8 या 9 लोग रहते हैं 2 BHK में। ठीक है, और सेक्स रेशो हमने देख लिया, 912 है यूपी का। और चाइल्ड सेक्स रेशो भी 902 है, कैसे याद रखा था, 1 से 2 साल के बच्चे, और बड़े होने पे 912 बड़ा। उसके बाद लिटरेसी रेट हमने क्या देखी, 50, 60, 70 देखी यूपी में, क्या 57, 67 और 77। 57 किसकी होगी, फीमेल की होगी ऑब्वियसली, 77 मेल की होगी, बीच वाला इन दोनों का एवरेज यानी कि 67। नेक्स्ट, पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रयागराज, क्यों, क्योंकि नदी किनारे 2-2 नदियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे कुंभ वगैरह हुआ, तो सब पहुँच गए तो उनका मन किया कि वहीं रह लो, क्यों, क्योंकि एकदम सीनिक ब्यूटी है, आसपास मोर वगैरह नाच रहे हैं, तो उस टाइम के लोगों को यही था कि यहीं पे रह लेते हैं। और उसके बाद तीसरा है आपके पास गाज़ियाबाद, क्यों, क्योंकि गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर में है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी फिल हो चुका है। उसके बाद आजमगढ़। ठीक है, तो कैसे याद रखा सामने, प्रधानमंत्री घूमने आ जाओ योजना, तो जो भी घूमने आया उसको पकड़ लिया वहीं पे, और पॉपुलेशन बढ़ गई। लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन, महबूबा, क्यों, क्योंकि शादी की बात बढ़ती है पॉपुलेशन, महबूबा है तब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, महबूबा होगी तो नहीं बढ़ेगी। मार पिटाई हो रही है, कूट रहा है कोई एक दूसरे को, तो नहीं बढ़ रही है। और अमीरों में भी है कि उनकी पॉपुलेशन कम ही रहती है, क्यों, क्योंकि वो बच्चे वगैरह नहीं संभाल पाते। श्रावस्ती वगैरह ये सब रहने दीजिए, 3 याद रखेंगे। मोस्ट लिटरेट गौतम बुद्ध नगर, क्यों, क्योंकि बुद्धा जी ने ज्ञान दिया था क्या, कि निर्वाणा हासिल करो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। उसके अलावा कौन कौन है, जीबीएन के अलावा कानपुर, क्यों, क्योंकि इंटरव्यू होगा ना वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, और ये मतलब हमें और पढ़ना है भैया। लीस्ट कौन सा है, श्रावस्ती, क्यों, हम लीस्ट क्या लीस्ट लिटरेट इसलिए है क्योंकि हम को शर्म आती है अपनी बस्ती से निकलने में। टॉप 5 लीड
अपार्ट फ्रॉम श्रावस्ती। 3B, बहराइच, बलराम और बदाऊं। बहराइच क्यों? क्योंकि बहरा था बेचारा, पढ़ने की कोशिश करता था बट सुनाई नहीं देता था। बलराम, उसको बोला यार मेरा स्पोर्ट्स में मन लगता है, आई एम वेरी बलफुल या फिर बलशाली। उसने बोला बादाम ही खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? गाजियाबाद में। क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में है। वाराणसी में। क्यों? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो आया छोटी सी जगह में रह गया, तो डेंसिटी भी ज़्यादा और मतलब लोग भी ज़्यादा और स्पेस भी कम। लखनऊ क्यों? क्योंकि उसका बीइंग ए कैपिटल, साइज लिमिटेड है और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो GVL याद रखिएगा। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। क्यों? लात फैलार के सो रहे हैं अमीरों की तरह। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है इसलिए लात फैला के सो रहे हैं अमीरों की तरह। उसके बाद हाई सेक्स रेशो, हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है? जौनपुर। जानू आ जाओ डीओ लगा के, जानू लेने आ जाओ अपनी डीओ लगा के। ठीक है, क्योंकि हाई सेक्स रेशो है इन जगह पे। उसके बाद लो सेक्स रेशो कहाँ है? क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख गए थे उसके बाद भी सेक्स रेशो पे वर्क नहीं किया, तो कौन? गौतम बुद्ध नगर, और लड़कियां भाग गई इसलिए बागपत। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कहाँ पे है? बलरामपुर। लड़कियों को बलशाली बनाइए और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो पाइए। लोवेस्ट कहाँ है? बागपत। क्यों? लड़कियां पहले ही भाग गई थी। शेड्यूल कास्ट के बारे में बोला कि जिन्होंने उनको बिठाया साथ में, उनके हो गए वो सीतापुर के साथ में, देवर एबल टू सेट। और बाकियों ने पराया कर दिया, या कैसे भी याद रखिए कि प्रयागराज में एसिमिलेट कर लिया और हर कोई वहाँ का होके रह गया, भले ही SC हो या ST हो। ठीक है। लीस्ट SC पॉपुलेशन कहाँ है? बागपत। वहाँ पे लिटरेसी भी कम है और SC ST की दोनों की पॉपुलेशन कम है। ठीक है। और ST में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सी वाली है? सोनभद्र में और बलिया और देवरिया में। सोनभद्र क्यों? क्योंकि सूरज और बादल दोनों चाहिए। बलिया और देवरिया क्लोजेस्ट टू बिहार है। उसके बाद रूरल अर्बन डेटा देखते हैं। हाईएस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गाजियाबाद। क्यों? क्योंकि दिल्ली NCR में सेकंड पे कौन होगी? हमारी कैपिटल। ठीक है। थर्ड पे आपकी कानपुर। फोर्थ नेक्स्ट क्या है आपका? लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? श्रावस्ती। हम तो वही अपनी बस्ती में रहेंगे, हमको वहीं खुशी मिलती है। महाराज और सुल्तान भी वही बोल रहे थे कि हमको भी गांव में रहना पसंद है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? डिकेडल ग्रोथ रेट। 2001 टू 2011 सबसे ज़्यादा कहाँ रही है? डिस्पाइट ब्रिंग द लिटरेसी की 50% इनकी डिकेडल ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की। ठीक है। आई होप सेंसस का डेटा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एंड इकोनॉमिक सर्वे इतना इम्पोर्टेंट था नहीं इस बार का। यूनियन और यूपी का बजट भी अच्छे से याद हो गया है। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं उनको तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए आपको। ठीक है, इनकी ट्रिक्स, क्योंकि यही घूम फिर के आएंगे ऑप्शंस में, कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि किस स्कीम पे कितना पैसा लगाया है, किसको कितना दिया है, ये सब आप पढ़िए आराम से। एंड अगर आपके लिए ईजी है तो यू कैन लर्न इट, बट अगर आपको नहीं इतना स्ट्रेस लेना है तो बस ये बेसिक मिनिमम इतना तो करके जाइएगा। ठीक है। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।